स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। चैप्टर 90 1 ईयर। मुझे इस दुनिया में आए 1 साल हो गया था। मुझे ये इसलिए पता था क्योंकि मैं गिनते आ रहा था, ऑब्सेसिवली नहीं, और ना हाई रेड मून फेस्टिवल कैलेंडर वाली किसी काउंटडाउन अर्जेंसी के साथ। बस ध्यान रख रहा था, वैसे ही जैसे आप अन चीजों का ध्यान रखते हो जो मैटर करती है। 1 साल हो गया जब एक कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी मौत हुई थी और मैं एक बोरोड बॉडी में एक पैलेस कॉरिडोर में हाथ में वाइन जग लिए बिना किसी प्लान के जागा था। 1 साल हो गया जब मैंने एक एम्परर को उसके सबसे ट्रस्टेड जनरल के ट्रेटर होने की बात बताई थी, वो भी यूएस शाम के पहले 30 सेकंड्स में, जिसे वो एकदम अनरिमार्केबल समझ रहा था। 1 साल एनिवर्सरी की सुबह मैं जल्दी उठ गया, जो कि कोई अजीब बात नहीं थी। अब मैं हमेशा जल्दी उठता था। 1 साल की अर्जेंसी की वजह से बनी ये आदत अब मेरी नेचर बन चुकी थी और मैं ईस्ट विंग चेंबर के डेस्क पर आकर बैठ गया जब पूरा सिटी बिल्कुल शांत था। सुबह की धूप बिल्कुल वैसे ही आ रही थी जैसे कईल ने कहा था। ईस्ट विंडो से आकर सुबह 8 बजे तक डेस्क को इस तरह क्रॉस करती थी कि काम सच में इम्पोर्टेंट लगने लगता था। मैंने जर्नल का एक फ्रेश पेज खोला, डेट लिखी, कुछ देर उस देखा, फिर मैंने लिखा, 1 साल पहले मैं वो इंसान था जो कहानियों से एक सेफ डिस्टेंस से प्यार करता था, जो दूसरों की लाइफ्स के बारे में इसलिए पढ़ता था क्योंकि अपनी खुद की लाइफ में होना काफी नहीं लगता था, जो सोचता था कि किसी कहानी का एंडिंग फिक्स्ड होता है। 1 साल पहले मेरी मौत हुई थी। 1 साल पहले मैं यहाँ आया था। ये दोनों एक हाई इवेंट है। मैं रुक गया, यूज दोबारा पढ़ा। इस साल में शामिल द एक एम्परर जो कहानी में बताए गए रूप से कहीं ज्यादा निकला। एक वॉइड गॉड जो एक मॉन्स्टर के बजाय एक गहरा जख्म निकला। एक एंशंट आर्किटेक्ट जो किसी को घर लौटने में मदद करने के लिए सिविलाइजेशन से भी ज्यादा समय से इंतजार कर रहा था। एक हीरो जो किसी और के बजाय खुद अपना हीरो निकला। एक आर्काविस्ट जिसे 43 साल 43 ईयर्स का गम था पर जो आगे बढ़ने के काबिल निकला। एक ऐसी औरत जो अपनी हाई परसेप्शन से भाग रही थी पर असल में वो बस रेस्ट कर रही थी। एक सच्ची हिस्ट्री जो शुरू हो चुकी थी। एक बिल्डिंग जो डिजाइन हो चुकी थी और बनने का इंतजार कर रही थी। एक नॉर्थ वॉल इंस्क्रिप्शन जिसे किसी ऐसी चीज ने लिखा था जो अब चीजों को चाहना वांट सीख रही थी। एक कमरा जिसमें सुबह की धूप थी। 1 साल। मैंने पेन नीचे रख दिया। ईस्ट विंडो से बाहर जागते हुए सिटी को देखा। रूफटॉप्स का वो एक स्पेसिफिक टेक्सचर, सुबह सुबह की वो हलचल और वो धूप जो अब सुबह के फ्लैट ग्रे रंग से बदलकर सुनहरी गोल्ड होने लगी थी। मैंने सोचा, ये 1 साल अंदर से ऐसा दिखता है। कोई क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुआ, कोई कहानी खत्म नहीं हुई। 1 साल किसी ऐसी चीज के अंदर रहने का जो ऑनगोइंग थी, बनाना और बनना, सीखना और सीखना, थामना और थामे जाना। मैंने पेन फिर से उठाया। जो बातें मैं अब जानता हूं और 1 साल पहले नहीं जानता था। सच्ची हिस्ट्री कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होती। ये उस चीज का हिसाब होती है जो वहां मौजूद थी, जिसने अपनी गर्मी अन चीजों में छोड़ दी जिसे उसने छुआ था। थ्रेशहोल्ड क्वालिटी कोई ब्रिज नहीं है, ये देखने का एक नजरिया है। एक ही वक्त पर अंदर और बाहर दोनों जगह होना। किसी कहानी के अंदर रहते हुए भी उस समझने की कैपेसिटी। घर वो नहीं होता जहां से आप शुरू करते हो, घर वो होता है जहां आप रुकने का फैसला करते हो। स्पेसिफिक लोगों की परवाह करना किसी इंपॉर्टेंट चीज से डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये खुद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी इंसान के बारे में जो कहानी लिखी गई होती है वो शायद ही कभी सही होती है। सही कहानी के लिए उनके साथ एक ही कमरे में होना जरूरी है। उनकी हैंडराइटिंग को बदलते हुए देखना, उनकी खामोशियों को समझना। ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी को उस चीज के होने से पहले भी रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह इम्पॉसिबल नहीं है। किसी चीज को सच में समझने का मतलब ही यही है, उसके आने से पहले ही उसकी शेप को जान लेना। ये दुनिया कहानी में बताई गई दुनिया से बेहतर है, ईजियर नहीं, बेटर। मैंने जर्नल बैंड कर दिया। कुछ देर सुबह की धूप में बैठा रहा, फिर मैं कईल को ढूंढने निकल गया। चैप्टर 91 द एनिवर्सरी मॉर्निंग। वो वॉर रूम में था। और कहाँ हो सकता था, लेकिन वो वॉर रूम अब 1 साल पहले वाले वॉर रूम जैसा नहीं था। 1 साल के दौरान मैंने उसमें इतनी चीजें बदल दी थी कि वो पुराना कमरा नहीं रह गया था। नक्शों वाली वो मेज वैसी ही थी,
करीने से रखे हुए संदेशों डिस्पैचर्स के ढेर भी वैसे ही थे, लेकिन अब वहां कुछ और चीजें भी थीं। काम करने वाली मेज के पास एक दूसरी कुर्सी जो 3 महीने पहले बिना किसी चर्चा के वहां आ गई थी। पूर्वी दीवार पर एक शेल्फ जिसमें प्री इंपीरियल दौर के वो ग्रंथ रखे थे जिन्हें हम दोनों पढ़ रहे थे। शेल्फ के ठीक ऊपर सावधानी से पिन की गई स्कॉलरली सीट की इमारत के नक्शों की एक कॉपी और मैरन का स्ट्रक्चरल नोटेशन सिस्टम, जिसे एक चार्ट पर डिस्प्ले किया गया था क्योंकि कैल ने खुद इसे मांगा था क्योंकि उसे इसे देखना काम का लगता था। और वो खिड़की के पास खड़ा था, किसी संदेश को चेक नहीं कर रहा था, बस बाहर देख रहा था। तुम काम नहीं कर रहे हो, मैंने कहा। मैं सोच रहा था, उसने कहा। किस बारे में? वो मुड़ा। उसने मेरी तरफ उस शांत और स्थिर भाव मॉर्निंग सेटल्ड क्वालिटी से देखा जो पिछले कुछ हफ्तों से उसका स्वभाव बन चुका था। एक ऐसे इंसान का भाव जिसने अगली मुसीबत के लिए खुद को सिकोड़ना बंद कर दिया था और जो बस पूरी तरह से उसी पल में जी रहा था। 1 साल, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे पता है कि आज क्या दिन है, उसने कहा। तुम दिन गिन रहे थे। मैं भी तुम्हारे साथ साथ गिन रहा था। तुम गिन रहे थे? शुरुआत से ही, उसने कहा। जिस रात तुमने मुझे वारो के बारे में बताया था, मैंने उस दिन को नोट कर लिया था। वो थोड़ा रुका। तब मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज को नोट कर रहा हूं। बस इतना जानता था कि यह बहुत अहम है। मैं वॉर रूम के दरवाजे पर खड़ा रहा। 1 साल, मैंने कहा। हाँ, बहुत कुछ हो गया। ये तो तुम बात को बहुत कम करके कह रहे हो। कंसिडरेबल अंडरस्टेटमेंट, उसने कहा, और उसके चेहरे पर वह जानी पहचानी हल्की सी मुस्कान, गोस्ट स्माइल, आ गई, जो अब कोई धुंधली मुस्कान नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी असल मुस्कान थी, जिसे उसने पिछले कुछ महीनों से बिना किसी हिचकिचाहट के अपने चेहरे पर आने की इजाजत दे दी थी। मैं कमरा पार करके खिड़की के पास उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। हम दोनों साथ मिलकर शहर को देखने लगे। तुम क्या सोच रहे थे? मैंने पूछा। फर्क के बारे में, उसने कहा। इस सुबह और 1 साल पहले की सुबह के बीच का फर्क। वो रुका। 1 साल पहले मैं इसी खिड़की पर खड़ा था और उत्तर की तरफ देख रहा था, उन पहाड़ों की ओर, उस नामुमकिन सी दिखने वाली मुसीबत को स्वीकार करते हुए। मुझे पता है, मैंने कहा। मैंने इसके बारे में लिखा था। मुझे पता है कि तुमने लिखा था। मैंने उसे कई बार पढ़ा है। उसने शहर की तरफ देखा। आज सुबह मैं इस खिड़की पर खड़ा हुआ और मैंने शहर को देखा। उत्तर की तरफ नहीं, पहाड़ों की तरफ नहीं, बस इस शहर को। वो रुका। मैं सोच रहा था कि वे लोग क्या कर रहे होंगे। इस शहर के लोग, किसी रणनीतिक स्ट्रैटेजिक नजरिए से नहीं कि उन्हें प्रशासन से क्या चाहिए या संधि ट्रीटी के नियमों का उन पर क्या असर पड़ेगा। बस इतना कि वे एक आम सुबह, एक आम साल में क्या कर रहे होंगे। तुम्हें क्या लगा वे क्या कर रहे होंगे? जी रहे होंगे, उसने कहा, सादगी से। एक आम जिंदगी जी रहे होंगे। वो जिंदगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती क्योंकि कुछ बहुत बड़ा या अहम नहीं हो रहा होता, बस एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का रोजमर्रा का सिलसिला, जो शायद यहाँ रहने वाले किसी भी इंसान की याद में पहली बार चुपचाप किसी खतरे के साए में नहीं थी। वह रुका। मुझे लगा कि मैं खुश हूँ। राहत महसूस नहीं कर रहा, जो कि मुझे खुद से उम्मीद थी, बल्कि खुश हूँ उनके लिए, उस चीज के लिए जो उनके पास है, बिना ये जाने कि वो उनके पास है। मैंने शहर की तरफ देखा। 1 साल पहले तुम इसे वक्त की बर्बादी, इनएफिशिएंट कहते, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। 1 साल पहले मैं इस वजह से खिड़की पर नहीं खड़ा होता। वो थोड़ा रुका। 1 साल पहले मैं खुश नहीं था। मैं बस काम कर रहा था, फंक्शनल था। और अब दोनों, उसने कहा, अभी भी फंक्शनल, काम करने वाला हूँ। और खुश भी। उसने मेरी तरफ देखा। ये तुमने किया, मैंने कहा। मैंने तो बस सही सवाल पूछे थे। उन सवालों के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उनके जवाब दे सके, उसने कहा। जब तक तुमने पूछा नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं वो इंसान हूँ। हम कुछ देर खिड़की के पास खड़े रहे। शहर अपनी सुबह की रौ में बह रहा था। गाड़ियों और लोगों की आवाजें, मचेंट क्वार्टर, व्यापारिक क्षेत्र की दूर से आती घंटी की आवाज और नीचे कहीं से आती हुई ब्रेड की खुशबू। रसोई में गुरुवार के दिन पश्चिमी तटीय व्यंजन, वेस्टर्न कोस्टल डिशेस बनाए जा रहे थे और केसर की वह महक महल के गुरुवार वाले माहौल का एक हिस्सा बन चुकी थी। वो इमारत, कायल ने कहा। घर, मैंने कहा। आर्किटेक्ट, वो इंसानी आर्किटेक्ट जिससे टेवरिस का पत्र व्यवहार चल रहा है, वो अपना शुरुआती असेसमेंट, मूल्यांकन लेकर वापस आए है। पूर्वी जिले में मायन ने जो जगह चुनी थी, वह ओरिजिनल सोर्स, मूल स्रोत, इमारतों के पास है। वह रुका।
वहां से स्ट्रक्चरल नेटवर्क तक पहुंचना सबसे आसान है। उसकी नींव स्वाभाविक रूप से सीलस्टोन नेटवर्क से जुड़ जाएगी। उसका कहना है कि इसे बिल्कुल नक्शों के मुताबिक बनाया जा सकता है। इसका निर्माण कब शुरू होगा? पतझड़, ऑटम में, उसने कहा। अगर मंजूरी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो कि हो ही जाएगी। वो थोड़ा रुका। मैं अंदरूनी हिस्से के बारे में सोच रहा था। रीडिंग रूम्स, अध्ययन कक्ष के बारे में। आर्किटेक्ट ने उन्हें इस तरह डिजाइन किया था कि लोग वहां आएं और रिकॉर्ड, इतिहास को महसूस कर सकें, सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि कोई भी। हाँ, उसके लिए जरूरी है कि रिकॉर्ड सिर्फ सटीक ही न हो बल्कि सुलभ, एक्सेसिबल भी हो। वो हर उस इंसान के लिए लिखा गया हो जो वहां आए, न कि सिर्फ उनके लिए जिन्हें पहले से आर्काइव, अभिलेखागार की जानकारी हो। वह रुका। तुम्हारी लिखावट ऐसा करती है, ये जर्नल ऐसा करता है, लेकिन जो फॉर्मल रिकॉर्ड वाले हिस्से हैं वे ज्यादा टेक्निकल हैं, मैंने कहा। हाँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, मैंने कहा। एक पैरेलल टेक्स्ट, समानांतर पाठ, विद्वानों और आर्काइव के लिए फॉर्मल रिकॉर्ड, और एक दूसरा वर्जन, वही सच्ची हिस्ट्री, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए जो इसे पहली बार पढ़ रहा हो, बिना किसी पूर्व ज्ञान की उम्मीद के। कहानी बिल्कुल शुरुआत से, उस उपन्यास, नॉवल की तरह, उसने कहा। एक बेहतर उपन्यास की तरह, मैंने कहा। ऐसा जिसमें पूरी तस्वीर हो, सारे दृष्टिकोण हो, उसका असली रूप हो। वो कुछ पलों के लिए शांत रहा। यही वो काम है, उसने कहा। ये सालों का काम है। हाँ, मैंने कहा। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। क्या सच में? उसने मेरी तरफ देखा। सालों का काम, यहां, इस महल में, उस कमरे में, आर्काइव की पहुंच के साथ, मैंने कहा, और मायन की स्ट्रक्चरल रीडिंग्स के साथ, और स्कॉलरली सीट के कलेक्शन के साथ, और एक सम्राट की उस नोटबुक के साथ जिसकी प्री इंपीरियल लोड बेयरिंग फिलॉसफी, भार उठाने के सिद्धांत पर अपनी राय है, जिसे वो आखिरकार अब लिख रहा है। हो सकता है वह नोटबुक बेहद जरूरी है, मैंने कहा। इसके मायने वाले हिस्से के लिए तुम्हारी आवाज की जरूरत है। मैंने यह बात पहले भी कही है, तुमने यह बात कई बार कही है, क्योंकि यह कई बार सच है। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, सालों का काम, यहां, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव आया, शांत, निश्चित और बिल्कुल उसका अपना। अच्छा है, उसने कहा। मैं भी। चैप्टर 92, द गैदरिंग, सालगिरह का डिनर पहले से प्लान नहीं किया गया था। यह अपने आप ही बनता चला गया, और किसी भी चीज के होने का यह सबसे खूबसूरत तरीका था, जहां अहमियत को जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, बल्कि एक ही कमरे में साथ रहने की चाह रखने वाले लोगों के धीरे धीरे इकट्ठा होने से वो खुद ब खुद आ जाती है। सेराफीन दोपहर में आर्काइव आई और फिर बाद के वर्किंग सेशन के लिए वहीं रुक गई। मैरन दोपहर के समय सब लेवल, तहखाने से नीचे आई और फिर गई ही नहीं। केलम 4 बजे आर्काइव के दरवाजे पर इस हाव भाव के साथ हाजिर हुआ जैसे उसने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हो और वह इसकी कोई वजह भी नहीं बताना चाहता हो। वाल्ड्रेस 5 बजे चुपचाप गिल्ड के सबसे पुराने आर्काइव सेक्शन से नए ट्रांसलेट किए गए हिस्सों का एक फोल्डर लेकर पहुंची, जो कि अपनी तरफ से साझा करने के लिए कुछ लाने का उसका अपना तरीका था। शाम होते होते वे सभी वॉर रूम में आ गए थे, जो आर्काइव से बड़ा था, महल में इकट्ठा होने की एक स्वाभाविक जगह, और वह कमरा जिसने इस साल के सबसे अहम पलों को किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा अपने भीतर संजोया था। कायल, जब उसने वॉर रूम को हम पांचों से भरा हुआ पाया और देखा कि काम करने वाली मेज दस्तावेजों और चाय के बर्तनों से पटी पड़ी है, तो वह एक पल के लिए दरवाजे पर ही रुक गया और उसने हमारी तरफ देखा। फिर उसने एक कुर्सी खींच ली। हमने उसी मेज पर खाना खाया। खाना नीचे रसोई से लाया गया था, वही पश्चिमी तटीय व्यंजन, वेस्टर्न कोस्टल डिशेस, क्योंकि आज गुरुवार था और केसर की महक पूरे कमरे में फैल रही थी। हम उन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे जिन पर हम काम कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग उस काम के बारे में बात करते हैं जिससे वे दिल से प्यार करते हैं। कोई रिपोर्टिंग नहीं, बस एक दूसरे से बातें शेयर करना। द एक्सपेंशन का स्ट्रक्चरल एनालिसिस, गिल्ड के पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग के हालिया बदलाव, टेवरिस के खत और यह सवाल कि वो कब मिलने आ पाएगा, इमारत बनने की टाइमलाइन, और वो पैरेलल टेक्स्ट, समानांतर पाठ। केलम ने हमें पेट्रा के बारे में बताया, इस बार बिल्कुल सही तरीके से, खत की उस छोटी सी खबर की तरह नहीं, बल्कि पूरे ब्यौरे के साथ, उस बारीकी के साथ जैसे कोई हफ्तों से सोच रहा हो कि इस बात को सही तरीके से कैसे बताया जाए। मेज पर बैठे सभी लोग उसकी बात को उस जुड़ाव के साथ सुन रहे थे जैसे वे उसके लिए सच में खुश हों, सिर्फ औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि दिल से।
किसी खास इंसान की खुशी में शामिल होने का वह खास एहसास जो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि आप उस इंसान की परवाह करते हैं। वो अगले महीने आ रही है, केलम ने कहा। उसे सब लेवल पर लेकर आना, मायन ने कहा। जिस किसी ने भी रेन के बारे में ये सुना है कि वह एक अजीब युवा विद्वान और उसका रहस्यमयी अंगरक्षक है, उसे वो जगह जरूर देखनी चाहिए जहां यह अजीब युवा विद्वान अपना काम करता है। उसकी अपनी राय होगी, केलम ने कहा। हर चीज पर उसकी अपनी एक राय होती है। अच्छा है, कायल ने कहा। हमें ऐसे और लोगों की जरूरत है जिनकी अपनी राय हो। केलम ने कायल की तरफ उस थोड़े हैरान और असमंजस वाले भाव से देखा जो वो आजकल कभी कभी कायल के आसपास दिखाता था। एक ऐसे इंसान का भाव जिसने एक राक्षस मॉन्स्टर की उम्मीद की थी, लेकिन उसे एक जीता जागता इंसान मिल गया था, और वो आज भी कभी कभी उस इंसान को देखकर हैरान हो जाता था। तुम बदल गए हो, केलम ने कहा। शिकायत के लहजे में नहीं, बस एक ऑब्जर्वेशन की तरह। हाँ, कायल ने कहा। मेरा मतलब, तुम हमेशा से, केलम सही शब्द ढूंढने लगा। तुम हमेशा से उस रूप से कहीं ज्यादा थे जो कहानी में बताया गया था। लेकिन अब वह ज्यादा होना साफ दिखाई देता है। मुझे उस कहानी का किरदार निभाना बंद करना था, कायल ने कहा। वह कहानी गलत थी। उस किरदार को निभाना, वह रुका। उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं रह गई थी, खासकर तब जब कोई ऐसा इंसान आ गया जो पहले से ही जानता था कि वो कहानी गलत थी। कोई ऐसा इंसान, केलम ने कहा। हाँ, कायल ने पूरी सहजता और स्थिरता के साथ कहा। केलम ने मेरी तरफ देखा। मैंने अपनी चाय को देखा। सेराफिन ने एक हल्की सी आवाज निकाली जो शायद उसकी हंसी की थी, जिसे उसने तुरंत ही गला साफ करने की आवाज में बदल दिया। मायन, जो अपनी पूरी समझ और चेतना परसेप्शन को खुला रखकर इस बातचीत को महसूस कर रही थी क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती थी, बस मुस्कुरा दी। वाल्ड्रेस, जो काफी देर से चुपचाप उन ट्रांसलेट किए गए हिस्सों को पढ़ रही थी, उसने ऊपर देखा और कहा, गिल्ड के सबसे पुराने रिकॉर्ड में आर्किटेक्ट के साथ अपनी दूसरी मुलाकात के बारे में संस्थापक विद्वानों फाउंडिंग स्कॉलर्स का एक पर्सनल अकाउंट है। वहां एक हिस्सा ऐसा है जो मेरे दिल को छू गया है। मेज पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ मुड़ गए। वे उस मुलाकात को इस तरह बयां करते हैं, उसने पढ़ा। एक ऐसी उपस्थिति जिसने हमें खुद से भी ज्यादा पूरी तरह से समझा, जो हमारे जानने से पहले ही यह जानती थी कि हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी ऐसे तरीके से जिसे हम शब्दों में ठीक से बयां नहीं कर सकते, उन चीजों के लिए पहले से ही शुक्रगुजार ग्रेटफुल लग रही थी जो हमने अभी तक की भी नहीं थी। वह रुकी। उन्हें ये सब बहुत अचरज से भरा लगा, लेकिन उनमें से एक ने, जो उम्र में छोटी थी, जिसने आगे चलकर आर्काइव सेक्शन की बुनियाद रखी, उसने अपने पर्सनल जर्नल में अलग से लिखा था, मैं पहले डरी और फिर मेरा डर गायब हो गया, क्योंकि उसने मेरी तरफ बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कोई आपकी तरफ तब देखता है जब वह आपके जिंदा होने से खुश होता है। इसलिए नहीं कि आप आगे चलकर क्या करेंगे, बस आपके होने, एग्जिस्टेंस की खुशी। वॉर रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। होने की खुशी, ग्लैड फॉर द एग्जिस्टिंग, सेराफिन ने कहा। हाँ, वाल्ड्रेस ने कहा। ये तो, सेराफिन रुकी। ये रिकॉर्ड में है, वह हिस्सा, ये रिकॉर्ड में शब्द ब शब्द वर्बेटिम मौजूद है। हाँ, मैंने कहा। ये है। हम कुछ पलों के लिए उसी एहसास के साथ बैठे रहे। वह कमरा, वह मेज, हम 6 लोग अपनी अपनी चाय के कप और दस्तावेजों के साथ, और वो पश्चिमी तटीय खाना जो अब ठंडा हो रहा था क्योंकि किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था। होने की खुशी। मैंने उत्तर की दीवार पर उकेरी गई उस वॉइड गॉड की इबारत के बारे में सोचा, जो उसने सब लेवल तहखाने में कहा था। तुमने मेरे लिए ये जरूरी कर दिया कि मैं कुछ ऐसा बनूं जो जवाब दे सके। आर्किटेक्ट का वो आभार, जो हमारे अस्तित्व में आने से पहले ही दर्ज कर लिया गया था। उस साफ की गई जगह, क्लियरिंग पर रखा वो पत्थर जो अब भी गर्म था। ये दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी थी जो कुछ खास जिंदगियों के होने से खुश थीं, जिन्होंने उस खुशी को संजोकर रखा था, जिन्होंने उस पल की बुनियाद रखी थी जब इस खुशी को बयां किया जा सके। मैं कुछ कहना चाहता हूं, केलम ने कहा। सबने उसकी तरफ देखा। वो मेज की तरफ देख रहा था। वो कोई दिखावा नहीं कर रहा था, वो बोलते बोलते ही अपनी बात को गहराई से सोच रहा था, और केलम हमेशा ऐसे ही काम करता था, जहां शब्द और विचार दोनों एक साथ आते थे। 1 साल पहले मैं एक ऐसे निष्कर्ष कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा था जो गलत था, उसने कहा। मुझे मेरी जिंदगी के लिए एक ढांचा शेप दे दिया गया था और मैं उसी के अंदर जी रहा था, और मुझे लगता था कि वह ढांचा ही मैं हूं। और फिर वह रुका, और फिर एक 12 साल के एनालिस्ट विश्लेषक ने मुझसे कहा कि वह ढांचा किसी और का है और मैं किसी और की कहानी के अंदर जी रहा हूं,
और जिस हर चीज को मैं अपनी नियति, डेस्टिनी समझ रहा था, वो असल में बनाई गई, कंस्ट्रक्टेड थी, और मुझे खुद ये तय करना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या हूं। वो पूरी तरह से ऐसा नहीं, मैंने कहना शुरू किया। मुझे पता है कि वो पूरी तरह से ऐसा नहीं था, उसने कहा। तुम इससे कहीं ज्यादा शालीन, टैक्टफुल थे। लेकिन उसका निचोड़ यही था। उसने ऊपर देखा। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुश हूं। इस 1 साल के लिए, बगीचे में हुई उस बातचीत के लिए, इस सब का हिस्सा होने के लिए। उसने इशारे से, धुंधले तौर पर, उस कमरे, वहां मौजूद हर इंसान, रिकॉर्ड, उस इमारत और हर उस चीज की तरफ इशारा किया जिसे वो अपने शब्दों में पूरी तरह समेट नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस सब की जरूरत थी। मुझे लगता था कि मुझे एक साफ, इकलौते मकसद, एक तय रास्ते और उस कहानी की जरूरत है जो मुझे दी गई थी। वह रुका। पर पता चला कि मुझे लोगों की जरूरत थी। कुछ खास लोगों की, साथ मिलकर सचमुच कुछ करने की। हाँ, पता चला, सेराफिन ने उस कोमलता के साथ कहा जिसे वो आमतौर पर छुपाकर रखती थी पर कभी कभी बाहर आने देती थी। हाँ, किलम ने कहा। पता चला। मायन खिड़की की तरफ देख रही थी, बाहर उस शहर को। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जिसमें वे सारे रास्ते सिमटे हुए थे जिनसे होकर वह गुजरी थी। वेट, वह वर्कशॉप, वह बंदरगाह, 30 सालों तक अपनी अंतरात्मा को न सुनने का वो दौर, और वो सुबह जब उसने दरवाजा खोला था। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, उसने कहा। कृपया कहो, मैंने कहा। मैंने 30 साल खुद को समेटकर छोटा बनाए रखने में बिता दिए क्योंकि बड़ी चीजें बहुत डरावनी थीं, उसने कहा। और ऐसा करना सही भी था। मैंने उस बात से समझौता कर लिया है। वह समय सही था। सही पल के इंतजार में उस दरवाजे का बंद रहना जरूरी था। लेकिन वो रुकी। मैं ये स्वीकार करना चाहती हूँ कि दोबारा बड़ा होने के मायने क्या है। अपनी चेतना, परसेप्शन को पूरी तरह से खुला रखना। इस महल से गुजरना और उस स्ट्रक्चरल नेटवर्क, उन सील स्टोन्स, उस बियॉन्ड दैट होल्स, बनीथ दैट होल्स, और दीवारों में छिपे संदेशों को महसूस करना, एक खतरे की तरह नहीं, एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि वह रुकी। बल्कि एक बेहद खूबसूरत चीज की तरह, जैसा कि वो असल में है। वो क्या है? वाल्ड्रेस ने पूछा। ये दुनिया जिसे थाम कर रखा गया है, मायन ने कहा। मैं जो कुछ भी महसूस करती हूँ वो इस दुनिया का थामे जाना ही है। वह नींव वही कर रही है जो नींव का काम होता है। और अब जब मैं जानती हूँ कि वह नींव क्या है, वह क्या थी, उसकी क्या कीमत चुकाई गई, और किस चीज ने उसे दोबारा जिंदा किया, तो मेरा हर एक एहसास, वह रुक गई। उसने सही शब्द ढूंढा। शुक्रगुजार है, उसने कहा। मेरा हर एक एहसास शुक्रगुजार है। वो रिकॉर्ड में है, मैंने कहा। सब कुछ रिकॉर्ड में है, कायल ने मेज के उस पार से कहा। हाँ, मैं सहमत हुआ। असल बात यही है। वाल्ड्रेस ने अपने ट्रांसलेट किए गए हिस्से से नजरें उठाईं। मायन की तरफ देखा। ये दो ऐसे लोगों का एक खास नजरिया था जो 43 साल 43 ईयर्स के लंबे फासले को पार करके एक दूसरे के पास वापस लौटे थे, और उन्होंने पाया था कि उन्होंने जो पाया है वो उस चीज से कहीं बेहतर है जो उन्होंने खोई थी। इसलिए नहीं कि खोने का दर्द सच नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि पाने की यह हकीकत सच्ची थी। आगे की ओर, फॉरवर्ड, वाल्ड्रेस ने कहा, शालीनता से, वो शब्द जिसे वो जीना सीख रही थी। आगे की ओर, मायन ने कहा। वो मेज इस पूरे एहसास को अपने भीतर समेटे हुए थी। चैप्टर 93, व्हाट केल रोट। बाद में, काफी देर बाद, जब सेराफिन, किलम, मायन और वाल्ड्रेस अपने अपने कमरों में जा चुके थे और वॉर रूम में दोबारा वही खामोशी लौट आई थी जो खुद में एक बातचीत की तरह थी, तब कायल ने अपनी नोटबुक खोली। मैं अब भी काम करने वाली मेज पर ही बैठा था, रिकॉर्ड के उत्तर की दीवार पर लिखी इबारत वाले हिस्से का आखिरी क्रॉस रेफरेंस चेक कर रहा था। उस चीज का फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जो मायन ने ढूंढा था, जो बियॉन्ड बनीथ ने कहा था, और बड़ी हिस्ट्री के संदर्भ में उसका क्या मतलब था। वो कुछ देर तक लिखता रहा। मैं काम करता रहा। मोमबत्तियां जलती रहीं। फिर वह रुका। उसने जो लिखा था उसे पढ़ा और पेन नीचे रख दिया। मुझे कुछ पढ़कर सुनाओ, उसने कहा। रिकॉर्ड से या जर्नल से? आज रात के हिस्से से। तुमने आज रात जो कुछ भी लिखा हो। मैंने आज शाम की जर्नल की एंट्री निकाली और उसे जोर से पढ़कर सुनाया। वह सालगिरह की सुबह, शहर का आम जिंदगी में व्यस्त होना, वो डिनर जो धीरे धीरे लोगों के जुटने से खुद ब खुद बन गया था, किलम ने जो एक मकसद के बजाय लोगों की जरूरत होने के बारे में कहा था, और मायन की वह बात कि उसका हर एक एहसास शुक्रगुजार है। जब मैंने पढ़ना खत्म किया तो वो कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत रहा। तुमने सब कुछ समेट लिया, उसने कहा। मैं हमेशा सब कुछ समेट लेता हूं, मैंने कहा। यही तो मेरा काम है। ये काम नहीं है, उसने कहा। ये तुम हो।
तुम सब कुछ इसलिए समेट पाते हो क्योंकि तुम उस तरह का ध्यान देते हो जहां कुछ भी छूटता नहीं है। तुम्हारी तरह का ध्यान, मैंने कहा। अलग तरह का, उसने कहा। मेरा ध्यान रणनीतिक, स्ट्रैटेजिक होता है। मैं उस चीज को देखता हूं जो नतीजे, आउटकम के लिए मायने रखती है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस चीज को देखता है जो मायने रखती है, पूर्ण विराम। नतीजे की किसी पहले से तय कैटेगरी के बिना। वह रुका। इसीलिए रिकॉर्ड ऐसा है जैसा वह है। तुम किसी निष्कर्ष की तरफ नहीं लिख रहे हो। तुम उस तरफ लिख रहे हो जो सच है। तुम क्या लिख रहे थे? मैंने पूछा। उसने नोटबुक उठाई, उसे मेरी तरफ घुमा दिया। मैंने पढ़ा, 1 साल। 1 साल पहले इस कमरे में एक ऐसा इंसान था जो केवल काम कर रहा था, फंक्शनल था, और खुश नहीं था। जो उत्तर की तरफ देखता था और उस नामुमकिन सी मुसीबत को स्वीकार करता था, और किसी ऐसे स्तर पर जिसे उसने कभी टटोला नहीं था, यह मानता था कि यह स्वीकार करना ही उसकी नियति थी। कि वह नामुमकिन मुसीबत उसकी थी क्योंकि उसके पास उसे बांटने के लिए कोई नहीं था, और बांटने के लिए किसी का न होना ही उसके खुद के होने की शर्त थी। 1 साल बाद इस कमरे में 6 लोग थे जिन्होंने एक संकट के बीच एक दूसरे को ढूंढा था, और संकट के टल जाने के बाद भी वे एक दूसरे के करीब बने रहे, क्योंकि पता चला कि वह साथ होना, विसिनिटी, ही असल चीज थी, संकट नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास उस साथ को पुकारने के लिए शब्द नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि यह कमरा अब अलग है क्योंकि वे इसमें रहे हैं। यहां जो कुछ भी होता है उसका एहसास बदल गया है। उनमें से एक कहानी के बाहर से आया था। उन सब ने मिलकर इसे सच बना दिया। रिकॉर्ड ऐसा ही कहेगा। मैं ये बात अभी यहां इस नोटबुक में कह रहा हूं जो सिर्फ इसलिए वजूद में है क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मेरे पास चीजों को संभालने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। वे सही थे। वे आमतौर पर सही ही होते हैं। मुझे लगता है कि मेरे भीतर उस सब के अलावा जो महीनों से सच रहा है, इस अस्तित्व के होने के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए, एक खास खुशी है। काम के लिए नहीं, उपयोगिता, यूटिलिटी के लिए नहीं, बस होने के लिए। यह नया है, और मुझे लगता है कि 31 सालों में इस कमरे में हुई यह सबसे खूबसूरत चीज है। मैंने उसे 2 बार पढ़ा। नोटबुक नीचे रख दी। कायल, मैंने कहा। हाँ, ये मायने, मीनिंग वाला हिस्सा है, मैंने कहा। मायने वाले हिस्से की आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती है। तथ्यों के साथ साथ रिकॉर्ड को इसी आवाज की जरूरत है। यह एक पर्सनल नोटबुक है, उसने कहा, जिसका ऐतिहासिक महत्व है, मैंने कहा। यह व्यक्तिगत है, और व्यक्तिगत होना ही सच्ची हिस्ट्री को सच्चा बनाता है, मैंने कहा। ब्रेस के पिता ने 40 साल तक नोट्स रखे थे। संस्थापक विद्वान ने अपने पर्सनल जर्नल में लिखा था। आर्किटेक्ट ने बुनियादी पत्थरों, बेडरॉक, पर अपना आभार उकेरा था। बियॉन्ड दैट होल्ड्स, बनीथ दैट होल्ड्स ने उत्तर की दीवार पर लिखा था। मैंने उसकी नजरों से नजरें मिलाई। पर्सनल रिकॉर्ड ही वो चीज है जो बची रहती है। वो जो आपको बताती है कि एक ऐसे पल में जो सचमुच मायने रखता था, एक इंसान होना असल में कैसा लगता था। वो काफी देर तक शांत रहा। सब कुछ नहीं, उसने आखिरकार कहा। वो नहीं, वो रुका। कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए होती है, कुछ चीजें सिर्फ हमारी है। हाँ, मैंने कहा, ये फर्क तय करना तुम्हारा हक है। मैं इसका सम्मान करूंगा। वो मायने वाला हिस्सा, उसने कहा। हाँ, मैं उसे लिखूंगा। एक ऐसे इंसान की आवाज में जो यहां मौजूद था और समझता था कि वह किस चीज का हिस्सा था। वह थोड़ा रुका। लेकिन वो खास खुशी हमारी है, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, हमारी है। मोमबत्तियां काफी बुझ चुकी थीं। वॉर रूम में उस कमरे की एक खास गर्माहट थी जिसमें लोग लंबे समय तक रहे हों और कमरे ने उस एहसास को अपने भीतर सोख लिया हो। हमें अब सो जाना चाहिए, मैंने कहा। हाँ, कल सुबह जल्दी। पूर्वी गवर्नर की इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 8 बजे है। मैं 9 बजे से पूरा एक्सपेंशन पढ़ना शुरू करना चाहती है। टेवरिस का खत, मैं दोपहर में उसका जवाब दे दूंगा। अच्छा है। उसने नोटबुक बंद कर दी। वो पैरेलल टेक्स्ट रिकॉर्ड का वो सुलभ, एक्सेसिबल वर्जन। क्या तुमने शुरू कर दिया? पहली लाइन, मैंने कहा। आज सुबह, सालगिरह के मौके पर, पहली लाइन क्या है? मैंने इसके बारे में सोचा। जो कहानी लिखी गई थी, उसमें कहा गया था कि सम्राट एक खलनायक, विलेन था, मैंने कहा। यह वो कहानी है जो इसके बजाय सचमुच घटित हुई। वो एक पल के लिए शांत रहा। अच्छा है, उसने कहा। यह बिल्कुल सही पहली लाइन है। ये बिल्कुल सही शुरुआत है, मैंने कहा। ये कहती है, आपने एक वर्जन सुना है। अब असली वर्जन यहाँ है, और असली वर्जन है, चलते रहना, ऑनगोइंग, मैंने कहा। यह इसी तरह खत्म होता है, किसी अंतिम निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि इस स्वीकारोक्ति के साथ कि कहानी अभी भी चल रही है।
कि इसके किरदार अभी भी इसमें मौजूद हैं, कि सच्ची हिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, वे आगे बढ़ती रहती है, और आगे बढ़ना ही असल बात है। उसने मेरी तरफ देखा। इसे लिखना, उसने कहा, जब तुम अंत तक पहुंचो। इसे बिल्कुल इसी तरह लिखना। मैं लिखूंगा, मैंने कहा। हम कुछ पलों के लिए शांत रहे। रेन, उसने कहा, हाँ, तुम्हारे यहां आने के दिन की सालगिरह पर। उसने मेज, नोटबुक और इस 1 साल के बदलावों के सबूतों की तरफ देखा। मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि तुम यहां आए, कि तुम यहां रुक गए। वो थोड़ा रुका। अस्तित्व के होने की खुशी, ग्लैड फॉर द एग्जिस्टिंग। जैसा कि उस विद्वान ने कहा था, मैंने इस एहसास को अपने भीतर महसूस किया। किसी ऐसे इंसान द्वारा पूरी तरह और सही तरीके से समझे जाने का वो खास एहसास, जिसने सचमुच आपको करीब से देखा हो। मैं भी, मैंने कहा, खुश हूं कि मैं यहां आया। खुश हूं कि मैं रुक गया, मैं रुका। और इस बीच जो कुछ भी हुआ, उस सबके लिए खुश हूं। इस बीच जो कुछ भी हुआ, वो बहुत बड़ा और अहम था, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, वो सबसे खूबसूरत हिस्सा था। वो खड़ा हुआ, नोटबुक उठाए। दरवाजे पर वह रुका, वो रुकावट जिसका मतलब था कि कुछ आने वाला है, कि उसने शब्दों को पहले से तोल लिया है। कल शाम को, उसने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, एक्सपेंशन की रीडिंग और टेवरिस के खत के बाद। मैं तुम्हें आर्काइव में कुछ दिखाना चाहता हूं। तीसरे सम्राट का कलेक्शन। वहां एक सेक्शन है जो मुझे पिछले हफ्ते मिला था और जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है। वह क्या है? आकर खुद देख लेना, उसने कहा। कुछ चीजें बयां करने से बेहतर दिखाकर समझाई जाती है। उसने यह बात उसी सहजता और स्थिरता के साथ कही जिससे वह महीनों से बातें कहता आ रहा था। वे छोटे छोटे आमंत्रण, वह शांत सा अधिकार, और साथ मिलकर देखने वाली चीजों का एक साझा कैलेंडर धीरे धीरे और बड़ी कोमलता से तैयार करना। कल शाम को, मैंने कहा, हाँ, शुभ रात्रि कायल, शुभ रात्रि रेन। वो चला गया। मैं मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में कुछ देर और काम करने वाली मेज पर बैठा रहा। फिर मैंने जर्नल खोला। सालगिरह के दिन की आखिरी एंट्री लिखी। 1 साल आगे क्या आने वाला है। कल की इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, एक्सपेंशन की रीडिंग, टेवरिस का खत। आर्काइव में कुछ ऐसा जो कायल को पिछले हफ्ते मिला था और उसने मुझे अभी तक नहीं बताया है। पतझड़, ऑटम में वो इमारत। पैरेलल टेक्स्ट, मायन का पूरा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्कॉलरली सीट का दूसरा दौरा। पेट्रा का अगले महीने आना। टेवरिस का समय मिलते ही आना। उत्तर की दीवार और उस पर लिखी इबारत। ईस्ट विंग और सुबह की वो धूप। वो रिकॉर्ड जो निरंतर जारी है। घर, ये सब कुछ। जो कहानी लिखी गई थी, उसने कहा था कि अंत निश्चित, फिक्स्ड है। जो कहानी सचमुच घटित हुई, वो कहती है, आगे यह आने वाला है। और आगे जो आने वाला है, वो है। मैंने इसके बारे में सोचा। इकलौता सच्चा जवाब, सब कुछ, मैंने लिखा। आगे जो आने वाला है, वो सब कुछ है। और मैं उस सब के लिए यहीं रुक रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।